Hello everyone, welcome to the class. जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए बिकॉज मैं सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। बेसिकली आप इसको डेमो वीडियो कह सकते हो, डेमो सेशन कह सकते हो। ये पर्टिकुलरली एक ऐसा सेशन है जिसके द्वारा मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि किस तरीके से सेशंस होंगे। ठीक है, पहले मुझे बताइए आप सभी को आवाज आ रही है? क्लियर हूँ मैं? ठीक है, चलिए आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी के साथ में कॉमर्स का जो टॉपिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को पता है वही पहली यूनिट जो हो जाती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल मार्केट होती है, इंटरनेशनल बिजनेस होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ इस टॉपिक के बेसिस पे, तो आज का जो मैं टॉपिक ले रही हूँ, एक छोटा सा टॉपिक ले रही हूँ जो कि डेमो सेशन के तौर पे आप कह सकते हो, जिसमें मैं आप सभी को बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। मतलब मेरा कंटेंट किस तरीके का रहने वाला है, मैं समझाने किस तरीके की रहने वाली हूँ, या मैं बोलूँ उसके साथ में मैं क्या-क्या चीज़ों को ऐड ऑन करती हूँ। ठीक है? तो बेसिकली ये जो डेमो वीडियो है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स बट आल्सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एचपीएससी एस्पिरेंट्स। ठीक है? तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप सभी के लिए ये वाली जो डेमो वीडियो है इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने आप में। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर देन। कोई भी डाउट होगा आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं भाई, महा ऑफर चल रहा है 7 से 15 फरवरी तक। अभी तक आप सभी ने इन सारे बैचेस को नहीं लिया है, जो कि आप सभी जिसके लिए भी आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भैया ले लो, क्योंकि मैं आप सभी को अगेन वही कहूंगी, 301 रुपए में, मात्र 301 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, कोर्सेज मिल रहे हैं आपको, कोर्सेज के साथ में आपको सब कुछ पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट फॉर्म में ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको सब 301 रुपए में मिल रहा है। पूरी जर्नी आप सभी के साथ में हम कनेक्टेड रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप जाके 15 फरवरी तक हमने एक्सटेंड कर दिया। इसको पहले था कि 10 फरवरी तक हमारा था कि हम 10 फरवरी तक करेंगे, देन उसके बाद हमने आप ही की डिमांड की वजह से ही इस ऑफर को एक्सटेंड किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कॉमर्स फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, राइट? कॉमर्स फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है। तो वीडियो सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस आप सभी को मिलेंगे, आपको मटेरियल मिल जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, पैटर्न बेस्ड जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पे आप सभी को सारा कंटेंट मिलने वाला है। एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी ना, मैं सभी फैकल्टीज की बात करूं और मैं अपनी बात करूं तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ मैनेजमेंट से। मैं आप सभी को बता देती हूँ, मैं 3 सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाइड हूँ, मैनेजमेंट से, कॉमर्स से भी हूँ। ठीक है, और आप सभी को मैं बता दूं लेबर वेलफेयर। ठीक है, लेबर वेलफेयर से भी मैं क्वालिफाइड हूँ। तो और बहुत सारे एग्जाम्स भी मैंने क्वालिफाई किए, बट यही है कि मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई, बट हाँ रिटर्न मेरा क्लियर है। तो आप सभी को मैं यहाँ पर गाइडेंस देने वाली हूँ डेफिनेटली, सेम एज एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। कॉमर्स का बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो आप सभी बाय कर सकते हैं। ठीक है, दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है। यूज कर सकते हैं रेफरल कोड दैट इज PK93, इससे आपको अप टू 20% तक ऑफर मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अभी मैं बात करती हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस को छोड़ दीजिए, आज का जो टॉपिक है ना, यूनिट नंबर 1 है बेसिकली। वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में मैं बात करूंगी तो एनवायरनमेंट आप सभी को पता है, जब भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हो तो एक होता है माइक्रो लेवल पे, एक होता है मैक्रो लेवल पे। ठीक है, एक होता है माइक्रो पे, माइक्रो, ठीक है, और एक होता है मैक्रो। ठीक है जी, तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ माइक्रो में कौन कौन से लेवल्स आते हैं और मैक्रो में कौन कौन से आते हैं। माइक्रो में आप सभी को पता है इंटरनल एक्सटर्नल आ जाता है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। बट उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि भाई, जब भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? जब हम प्रॉपरली सारी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपका किस तरीके से प्लानिंग हो रहा है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है। ठीक है,
आपका कमांडिंग हो रहा है, ठीक है? और भी बहुत सारे जैसे फैक्टर कंट्रोल हम कर रहे हैं। तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्लानिंग के दौरान, उन सब में ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो ये डिफाइन करता है बिज़नेस एनवायरनमेंट। होप आप सभी को ये क्लियर है। बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या डिफाइन करता है? बिज़नेस एनवायरनमेंट डिफाइन करता है एग्रीगेट ऑफ द कंडीशंस। भैया हर तरीके से जो भी परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं और इन्फ्लुएंसेस मतलब प्रभाव हैं हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में, ठीक है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। अभी मैं बोलूं कि रिसेशन आ जाए, तो आप सभी को पता है कि भैया क्या चीज होने वाली है, हमारी सराउंडिंग्स चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि जैसे आप सभी ने जब देखा कोविड का एक दौर था जिसमें हमारा जो सराउंडिंग था, ठीक है, सराउंडिंग था बहुत ज्यादा, जॉब्स जा रही थी, तो उस तरीके से आप सभी ने देखा होगा आसपास का जो सराउंडिंग था उस तरीके से फिर कनेक्ट हुआ, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बहुत ज्यादा लो गई, ऑल ओवर द वर्ल्ड में की बात कर रही हूँ मैं। तो एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है हमारी कंडीशंस पे, हमारे इवेंट्स पे, घटनाओं पे, और साथ ही साथ जो प्रभाव पड़ रहा है ना उस कंडीशन की वजह से, उस एनवायरनमेंट की वजह से वो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स हम बात करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन हमारी बेटर होती है, ठीक है, बिजनेस हमारा बेटर होगा। लेकिन वो बिजनेस हमेशा रिलाय करता है एनवायरनमेंट पे, ठीक है। बिजनेस की ग्रोथ हमेशा एनवायरनमेंट पे, आसपास की कंडीशंस, आसपास के इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव पे हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर? होप आप सभी को ये चीज भी क्लियर है, ठीक है। तो व्यवसायिक वातावरण का जो हम अवधारणा की बात करते हैं, यही होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो हम किस तरीके से प्रबंधकों, जो प्रबंधक हैं मतलब जो मैनेजर्स हैं, वो किस तरीके से समझ रहे हैं, किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं किसको, एनवायरनमेंट को, ठीक है, वातावरण को। वातावरण की गहराई को समझना, उनकी परिस्थितियों को समझना, घटनाओं को समझना, प्रभाव को समझना, यही बिजनेस एनवायरनमेंट का एक मेजर एम होता है। और ये किसने बोला था? डेविस। डेविस एक वेल नोन पर्सन है, ठीक है। अगर मैं आपको एनवायरनमेंट की बात करती हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करती हूँ, तो वेल नोन पर्सन है जिन्होंने इसके बारे में कहा कि कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी कंडीशंस को, ठीक है, परिस्थितियां, घटनाएं और प्रभाव को कहीं ना कहीं ये घेरता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसकी वजह से प्रभाव भी होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि भाई हमें अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रो। माइक्रो दो तरीके के एनवायरमेंट्स होते हैं, मैंने आप सभी को बताया भी, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, ठीक है। अभी मैं माइक्रो की बात करती हूँ, तो पहला जो एनवायरमेंट होता है इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंटरनल मतलब आंतरिक, ठीक है, आंतरिक मतलब कि हमारा इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है। एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या कंडीशंस है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या कंडीशंस है, जैसे कि मैं आप सभी को बोलूं ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है, क्या आपका कल्चर है ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, डायरेक्टर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स हो गए, वो इंटरनल फैक्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है। जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी स्टाफ है, जितना भी मैनेजमेंट है अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कहीं ना कहीं इंटरनल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन बहुत अच्छा है, गोल बहुत अच्छा है, वहां पे जो कल्चर है, जो भी आपको पता है डाइवर्सिफाइड कल्चर है हमारे इंडिया का, अलग अलग एरिया से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं लोग, ठीक है, अलग अलग स्टेट से होते हैं, लेकिन डाइवर्सिफाइड होने के बाद भी जो कल्चर है वो किस तरीके का है, अच्छा कल्चर है या नहीं है, जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो सीईओ है, वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फर्क पड़ता है। तो होप आप सभी को ये चीज भी क्लियर है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो बाहरी क्षेत्रों में है, ठीक है, बाहरी वातावरण। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कौन कौन से होते हैं, मैं आप सभी को बोलूं, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, जैसे आपके स्टॉक हो गए, ठीक है, जैसे ओनर्स हो गए, तो ये जो बाहर इन्वेस्टर्स हो गए, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, तो ये सब क्या, ये सब कौन है? ये फैक्टर्स वो हैं जो बाउंड्रीज के बाहर है, मतलब कस्टमर्स भी हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे कंज्यूमर्स हो गए, ये सब क्या है बिजनेस में, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे ना, इंटरनल नहीं है। इंटरनली में तो कौन हो गए? इंटरनली में स्टाफ हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, है ना, सीईओ हो गए, है ना, ये सब कौन है? इंटरनल। लेकिन एक्सटर्नल भी कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप सभी को पता भी है, पैसा कौन लगाने वाला है? इन्वेस्टर लगाने वाला है। पैसा नहीं, पैसा ही नहीं होगा
तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, एनवायरमेंट कैसे डेवलप होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप होगी। कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो कस्टमर्स के बिना ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट है वो कैसे कोई लेगा, नहीं ले पाएगा ना। तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स भी माइक्रो लेवल पे आपका इफेक्ट करता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब मैं बात करती हूँ मैक्रो मैक्रो लेवल की, अगर मैं बात करती हूँ तो काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे। जैसे कि आपका इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया एंड लीगल हो गया। ठीक है, तो काफी सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स है। जैसे कि आपके इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या करता है, इम्पेक्ट करता है सारी एक्टिविटीज को, बिजनेस एक्टिविटीज को, कहीं ना कहीं कि किस तरीके से जो हमारा बिजनेस है वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे समझेगा। सर्वाइवल के लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ एनवायरनमेंट में, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, जैसे इन्फ्लेमेशन हो गया आपका, इंटरेस्ट रेट, प्राइस लेवल कैसे बढ़ रहा है, मनी सप्लाई कैसे हो रही है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक वातावरण को इन्फ्लुएंस करता है। हमेशा इकोनॉमिक स्टेट अगर हमारी अच्छी होगी तो बिजनेस अपने आप डेवलप होगा, ये चीज आप सभी को समझ में आता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक आपका हो जाएगा इनकम, इकोनॉमिक मतलब फिनेंशियली डिपेंडेंट है। ठीक है, सर्वाइवल कह रहे हैं, हमारे पास ग्रोथ के लिए हमारे पास फैक्टर है, हमारे पास पैसा है, तो पैसा है तो दैट मीन्स हम आर्थिक स्थिति के वातावरण से बिल्कुल वेल वर्स्ड है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम उसे पैसा को लगा सकते हैं, तो वही होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो मैक्रो लेवल के अंदर आ जाता है ये। सोशल एनवायरनमेंट मतलब सोसाइटी के अंदर। अब जैसे कि बिजनेस है, बिजनेस में हमारे पास कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज का क्या क्या कल्चर है, उनका कस्टम है। ठीक है, उनके ट्रेडिशंस को हमें चेंज नहीं करना, उसी ट्रेडिशंस के साथ, उसी कस्टम्स के साथ हमें सबके साथ में इंगेज होना है। ठीक है, लोगों के ग्रीवेंसेस को समझना है, सुनना है। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसे सपोज करो कि कोई पर्सन है, कोई स्टाफ है, किसी को प्रॉब्लम है, तो ग्रीवेंसेस को सुनना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सोशली हम क्या हो रहे हैं, वेल वर्स्ड हो रहे हैं। ठीक है, सोशली हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, तभी जाके कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट डेवलप करेगा, आपका ओवरऑल बिजनेस डेवलप करेगा। ठीक है, जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे कस्टमर से, कस्टमर ने सपोज करिए कि एक प्रोडक्ट आपसे लिया, जैसे आईफोन की मैं बात करती हूँ, एप्पल आईफोन अगर आपको सही सर्विस नहीं देगा तो कोई भी एप्पल आईफोन को नहीं लेगा, इतने महंगे ब्रांड को कोई परचेज नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सोशली हमेशा कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सामाजिक वातावरण में रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बिजनेस में, उसको ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, ताकि सोसाइटी की वजह से ग्रोथ हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल तो हमेशा डेवलप होती है, टेक्निक्स हमेशा डेवलप होती है। अब मैं आप सभी को बोलूं, पहले के जमाने में कैसे होते थे टीवी। ठीक है, सीआरटी बेसिस पे होते थे। ठीक है, अब आप सभी देख रहे हो एलईडी आ गए, राइट, एलसीडी आ गए, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब टीवी में डेवलपमेंट हुआ ना। अब हर क्षेत्र में आप देख सकते हो, पहले नॉर्मल फोन्स आते थे कॉलिंग वाले। ठीक है, अब स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं डेवलप होती जा रही है। ठीक है, अब बिजनेस एंटरप्राइजेस में उसके लिए डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है तो इनोवेशन अपने आप डेवलप होगी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज इफेक्टिवली कहीं ना कहीं डेवलप होंगे, हमारी टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, मेथड्स डेवलप हो रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल तकनीकी वातावरण डेवलप, भाई कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होगा ना। हम वेल वर्स्ड हो रहे हैं, हम लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं एआई टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करती हूँ, चैट जीटीपी की बात करती हूँ, तो चैट जीटीपी एआई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है, अब क्या होगा, एआई की वजह से हम बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी जाएंगी, ये बात है, सच है। बट द थिंग इज, यहाँ पे हम वेल वर्स्ड हो रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया। नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एनवायरमेंट है, बिजनेस का जो एनवायरमेंट है वो बेटर होता जा रहा है, हमें डेवलपमेंट मिल रहा है, हमारा इनोवेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, कहाँ पर, मैक्रो लेवल पे। फोर्थ पॉइंट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है राजनीतिक राजनीतिक वातावरण। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हम कह सकते हैं कि भैया एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेगा। जैसे कि मैं ये बोलूं, जनरल स्टेबिलिटी, जनरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कंट्री में पीस, शांति बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को जिसको हम होल्ड करके चल रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं हमारा इफेक्ट करता है एक पर्टिकुलर बिजनेस को।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके पूरा का पूरा जो हमारा बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, या बोलूँ मैं ऑल ओवर द कंट्री में ये भी कहूँ, तो भाई तभी वो डेवलप होगा जब पॉलिटिकल कंडीशन हमारी अच्छी रहेंगी। ठीक है, मतलब एक ऐसा शांति होगी, एक ऐसी स्टेबिलिटी होगी जो कि कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को डेवलप ही करेगी, इनोवेट ही करेगी। समझ में आया? तो राजनीतिक वातावरण का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब मैं बात करती हूँ राजनीतिक वातावरण की। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं हम, फिफ्थ पॉइंट इज लीगल एनवायरमेंट। लास्ट है ये, लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो कानूनी वातावरण, सिंपल सी बात है भाई। जब मैं लीगल एनवायरमेंट की बात करती हूँ, लेजिस्लेशन आ रहे हैं, एक्ट आ रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूं आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये क्यों लाया गया? ये क्यों लाया गया? ये इसीलिए लाया गया ना कि भैया डेवलपमेंट हो, हर क्षेत्र में हम डेवलप हो। अब लॉज जो लगाए गए हैं, लॉज इसीलिए लगाए गए हैं ताकि इन केस अगर किसी के साथ गलत होता है तो उस लॉ के अकॉर्डिंगली उसको क्या होगा, उसको जेल हो सकती है, उसको जेल हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट का जो रिकमेंडेशन है, वो वेरियस वेरियस कमिटीज के थ्रू होता है। ठीक है, तो जितना भी जो भी गवर्नमेंट है वो एक्ट्स को पास ऑन करती है, स्टेचुरी एक्ट्स को पास ऑन करती है स्टेट लेजिस्लेशन या पार्लियामेंट में। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए करती है ना, ताकि कहीं ना कहीं हमें उसका फायदा हो, हमें उसका फायदा हो। राइट? जैसे मैं अगेन वही बोलूंगी, कंपनीज एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आपका आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, काफी सारे जितने भी एक्ट्स हैं, तो उसके ही हिसाब से गवर्नमेंट हमें क्या करती है, हेल्प करती है ऑपरेट करने में, लेजिस्लेशन बिजनेस में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे, अथॉरिटीज के बेसिस पे कर सकते हैं। तो कानूनी वातावरण का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप सभी को ये चीजें तो समझ में आई गई होंगी। तो जस्ट एक, मुझे आप सभी को ना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, मैं इसमें कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आप सभी को बताऊंगी कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, बट अभी मैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो, मेरा इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहने वाला है, जितने भी मैं टॉपिक्स आप सभी को कराऊंगी, इस तरीके से मैं स्लाइड्स आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। पीडीएफ आपको अटैच मिल जाएगी सेशंस के साथ में ही, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, आप उसे प्रिंट निकालना हो प्रिंट निकाल सकते हो, आप उसे पढ़ना चाहो फोन के थ्रू पढ़ सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बिल्कुल क्लियर है, देख रहे हो आप सभी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कोई भी इसमें हौच पौच नहीं है, एक एक पॉइंट को मैंने क्लियरली समझाया है। इवन अगर आप ये सब पढ़ोगे भी नहीं ना, मेरी क्लास ले लोगे, आप उस क्लास को पढ़ लोगे, आप उसको क्लास को सुन लोगे, सिंपल सिर्फ कान से सुनोगे और उसको दिमाग में सेट कर लोगे, तो आपके लिए सफिशियंट है वो चीज। आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब जो मैंने लिखा है, ये सब आप लोगों के लिए तब है जब आपको कहीं किसी आप चीज में अटक गए हो, किसी पॉइंट में आप अटक गए हो, तब आप पढ़ोगे, अदरवाइज आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस ये सेशंस को सुन लोगे ना, तो ही आपके लिए सफिशियंट रहेगा। क्लियर हो गया? अब मैं बात करूंगी यहाँ पे फिजिकल फिजिकल पॉलिसी। देखिए, दो पॉलिसीज होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी की मैं बात कर रही हूँ, एक होता है फिजिकल पॉलिसी और एक होता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो दो तरीके की पॉलिसीज होती है, आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक बिजनेस में। अब बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? फिजिकल पॉलिसी वो है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तय करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF, यहाँ पर एक ऐसी मिनिस्ट्री जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ठीक है, वो यहाँ पर टैक्सेस, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इन सब को, इकोनॉमी का ना, वो सेट करेंगे, उसको कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हर साल चेंज होती है। अब जैसे कि मैं इनकम टैक्स की बात करती हूँ, ITR की बात करती हूँ, तो ये किसने के सारे चीजें ही सेट किया है? यहाँ पर मैं बोलूंगी ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है। तो फिजिकल पॉलिसी कौन सेट करता है? रेवेन्यू, टैक्सेस होने चाहिए, एक्सपेंडिचर पॉलिसीज होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपका फिजिकल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही देखेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं अगर बात करती हूँ मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक ही रेगुलेट करेगा पूरा का पूरा इकोनॉमी की मनी को, इकोनॉमी की मनी सप्लाई। ठीक है, अभी मैं ये कहूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन देख रहा है, तो भैया यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक देखता है, सेंट्रल बैंक देता है, केंद्रीय बैंक देखेगा। समझ में आ गया? फिस्कल पॉलिसी जो होगी वो हर साल चेंज होती है, फिस्कल पॉलिसी हमेशा हर साल चेंज होती है।
लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि मॉनेटरी है, मनी से रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी तब चेंज होगी जब इकोनॉमिक स्टेटस जो होगा ना नेशन का, वो रिलाई करेगा। भाई किस तरीके की स्टेटस है, किस तरीके का स्टेटस है, तभी मॉनेटरी पॉलिसी डेवलप होगी। अब मैं ये कहूँ कोविड है, तो भैया मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी ना आएगी, उसमें हम पॉलिसीज थोड़ा लगाएंगे, इकोनॉमिक स्टेट ही हमारी बहुत ज्यादा लो चल रही है नेशन की, तो उसमें हम मॉनेटरी पॉलिसीज को नहीं, सेंट्रल का बैंक अपना कोई मनी सप्लाई वगैरह नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि भैया गवर्नमेंट में क्या रेवेन्यूज है, क्या एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा है, वो सब आपका फिजिकल पॉलिसी देखती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करती हूँ, बैंक्स को क्रेडिट देना, क्रेडिट कंट्रोल करना, ये सब किसका काम है? ये सब काम है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो भैया दो पॉलिसीज होती हैं जिनको ध्यान में रखना है। फिजिकल पॉलिसी की अगर मैं बात करती हूँ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करती है। ग्रोथ, जब भी हमें ग्रोथ की बात करनी होती है तो हम फिजिकल पॉलिसी को लेते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, स्टेबल रहना चाहिए। भाई हमारा जो इकोनॉमिक स्टेट है, हमारा जो एनवायरमेंट है, वो स्टेबल रहना चाहिए इकोनॉमिकली। ठीक है, स्टेबल मतलब ना ज्यादा कम ना ज्यादा लो, भैया हम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम स्टेबल है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हमेशा फिजिकल पॉलिसी के अंदर आएगी। और स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ, स्टेबल की मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी। टैक्सेस हो गया, गवर्नमेंट जो भी स्पेंड कर रही है, वो सब किसके अंदर आ जाएगा? फिजिकल पॉलिसी में। मैं अगेन यही बोलूंगी कि बैंक को लोन लेना है, बैंक को क्रेडिट देना है, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगा? ये सब आ जाएगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी। होप आप सभी को ये सारी चीजें तो समझ में आई गई होंगी। मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है। अगेन मैं आप सभी को यही बोलूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो वीडियो है। इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीजें कराऊंगी। मैं, मेरा मकसद ये है आप सभी को समझाने का कि एक्चुअल में मेरे नोट्स होने कैसे वाले हैं। इस तरीके से नोट्स का सिस्टमैटिकली मैं आप सभी को कराने वाली हूँ। ठीक है, कोई हौच पौच नहीं है, क्लैरिटी के साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ। सारी चीजें जो भी रहेंगी वो सब इसमें रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम कुछ और पढ़ाते हैं, कई टीचर्स कुछ और पढ़ाती है और बोलती कुछ और है। ठीक है, मुझे आज ना कॉल आ गई थी, मुझे ध्यान आ रहा है। और उन्होंने ये बोला था कि कुछ और पढ़ाया जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे थे वो। ठीक है, पढ़ाया कुछ और जाता है, लिखा कुछ और होता है। भैया हम ऐसा नहीं करने वाले किसी भी तरीके से, जो लिखा है वही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि रटने की जरूरत नहीं है, हमें रटना नहीं है कुछ कुछ भी, हमें समझना है। ठीक है, क्योंकि जितना समझोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए भी सही रहेगा। चलिए, मेरे सेशन में हमेशा थ्योरी के बाद एमसीक्यूज होंगे। चलिए 5 एमसीक्यूज करते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया? भाई फिजिकल पॉलिसी के लिए कौन सी एजेंसी इंपॉर्टेंट है, कौन सी एजेंसी फॉर्मुलेट करती है? तो आप सभी को पता है, सेबी, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर आपका निबार्ड। तो आप सभी को पता है, अभी मैंने बात किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही फिजिकल पॉलिसी को देखेगी। और अगर मैं बात करती हूँ मॉनेटरी की, तो मॉनेटरी के लिए सेंट्रल। ठीक है, समझ में आ गया? आंसर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, तो आपको आंसर में भी भटकने की जरूरत नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन फॉर्मुलेट करता है? अगेन वही क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ा, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स तो नहीं होंगे, कमर्शियल बैंक्स भी नहीं होंगे, फॉरेन बैंक्स भी नहीं होंगे। अभी हमने पढ़ा था कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन होल्ड करके चलता है? तो सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय, बिजनेस एनवायरनमेंट को कब कैसे क्रिएट किया जाता है? तो अभी मैंने आपको दो फैक्टर्स बताए थे माइक्रो में। ठीक है, माइक्रो में, माइक्रो के अंदर कौन आ जाता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। माइक्रो के अंदर भैया बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन है? वो फैक्टर्स, और बाहर कौन करता है रोल? वो आधा वो फैक्टर्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट दो फैक्टर्स पे रिलाई करती है, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा डायमेंशन नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट? भाई बिजनेस एनवायरनमेंट का, व्यवसायिक वातावरण का यहाँ पे पॉइंट कौन सा नहीं है, डायमेंशन कौन सा नहीं है, या फिर मैं बोल सकती हूँ आयाम कौन सा नहीं? पॉलिटिकल, लीगल, कमर्शियल, या फिर बोथ, बी, ए एंड सी। तो भैया हमने पॉलिटिकल भी पढ़ा था, लीगल भी पढ़ा था, इकोनॉमिक भी पढ़ा था। ठीक है, और कौन सा पढ़ा था बताओ? इकोनॉमिक पढ़ा था, लीगल पढ़ा था, पॉलिटिकल पढ़ा था, बताइए बताइए, याद है किसी को? टेक्नोलॉजिकल पढ़ा था, सोशल पढ़ा था। ठीक है, हमने 5 फैक्टर्स को पढ़ा था, तो भाई ये वाली सारी चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि कमर्शियल तो नहीं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एयरलाइंस कंपनीज हैव इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड पेजेस,
वेयर द कस्टमर्स कैन लुक फॉर द फ्लाइट टाइम्स। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है एयरलाइन कंपनी ने इंटरनेट फैसिलिटीज वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www पेजेस के थ्रू कस्टमर्स के साथ में वो कभी भी हम एयरलाइंस के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम टिकट्स को बुक कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, घर बैठे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, चाहे आप ट्रेन के टिकट्स की बात करो, चलो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है एयरलाइंस का, तो वही हम प्लेन के टिकट जो हम फ्लाइट के टिकट बुक करते हैं तो हम घर बैठे करते हैं। तो ये क्या, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल का हुआ नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। टेक्नोलॉजिकल का हुआ, बिल्कुल हाँ। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्मार्टफोन्स का, या मैंने आपको बोला था टीवी, अब क्या हो गया, एलईडी एलसीडी के फॉर्म में आने लगे ना टीवी। तो वही टेक्नोलॉजी हमेशा जो डेवलप हो रही है, तकनीकी जो हमारी डेवलप हो रही है, उसकी वजह से ही डेवलपमेंट हुआ ना ये। सोशल नहीं होगा और लीगल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सभी को ना यहाँ पे सारी चीजों को समझना होगा। ठीक है, तो बस इतना ही मैं आप सभी के साथ में सेशन शेयर कर रही हूँ। अब बात आती है कि भैया आपका आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, मैं जो क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ वो 17 से स्टार्टेड कर रही हूँ। ठीक है, 17 17 फेब से स्टार्ट कर रही हूँ, और 17 फेब को है मंडे। तो मंडे से हम बिल्कुल अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने बैचेस को नहीं ज्वाइन किया, मैं अगेन आप सभी को ये बोलूंगी कि बैचेस को अभी तक नहीं लिया है ना, तो ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद 17 तारीख से मैं रेगुलरली आप सभी के साथ में सेशंस लेने वाली हूँ, और सेशंस टॉपिक वाइज में लेने वाली हूँ। कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपका यूजीसी नेट में भी है और एचपीएससी में भी है, तो उनको मैं पहले लेने वाली हूँ। उसके बाद कुछ ऐसे सेपरेट टॉपिक्स होंगे जो मैं अलग अलग लेने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखने वाली हूँ आप सभी के साथ में। तो भई इसीलिए मैं आप सभी को बस ये आज डेमो वीडियो थी, तो आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। पीडीएफ यहीं पर ही मिल जाएगी आपको चैनल पर ही, ठीक है? ऐप पे ही पीडीएफ अटैच कर दी गई है, पीडीएफ भी आप सभी को इज़िली विज़िबल हो जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, आप उसे प्रिंट भी करवा सकते हो। तो मेरा ये सिस्टम रहने वाला है, पहले थ्योरी एंड देन उसके बाद एमसीक्यूज़, ठीक है? चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। छोटा-सा सेशन था, जिसमें मैंने आप सभी को बताया कि मैं किस तरीके से आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू।